हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 का जो एग्जाम है, वो आपका 17 मार्च को है और आप सभी को पता है कि इस एग्जाम में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो उन्हीं 8-10 प्रश्नों को कवर करने के लिए ये जो वीडियो आप सभी के सामने आया है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो वो 8-10 प्रश्न आपको एक ही वीडियो से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर को कवर करेंगे, साथ ही साथ उससे संबंधित स्टैटिक जीके और जीएस के जो प्रश्न बन सकते हैं उनको भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। ये वीडियो आपकी आगामी आरओ परीक्षा को भी ध्यान में रखकर बनाई जा रही है और यूपी पुलिस का जो री एग्जाम होगा, इन दोनों ही आरओ का भी री एग्जाम होगा और यूपी पुलिस का भी री एग्जाम होगा। इन दोनों में भी यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों ही एग्जाम में 6 से 7 प्रश्नों का वेटेज रहता है। तो आइए मित्रों, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जीके से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सभी पीवाईक्यू को भी इस वीडियो में समाहित किया है और नए प्रश्न उनको भी इस वीडियो में हमने समाहित किया है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है आज की वीडियो का। पहला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आप यहाँ पर एक एक प्रश्न को अच्छे से देखेंगे और पाएंगे कि ये जो प्रश्न है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि 1924 में संयुक्त प्रांत, जिसे हम वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, के शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। याद रखेंगे, 1924 में जो क्रांतिकारियों की बैठक हुई थी वो आपके कानपुर शहर में बुलाई गई थी, ठीक है। तो विकल्प क्या होगा, कानपुर शहर। वहीं दूसरा प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो दोस्त याद रखेंगे, वर्ष 2018 से हमने उत्तर प्रदेश दिवस मनाना प्रारंभ किया है और ये प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो दोस्त याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन उत्तर प्रदेश में वो प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। कमेंट करके बताएंगे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, ठीक है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का वह पुरास्थल जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो चर्चित पुरास्थल है वो आपका हुलास, ठीक। हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हुलास आपका सहारनपुर जनपद में पड़ता है, तो विकल्प हुलास को आप टिक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, लखनऊ महोत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव यानी लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, ये प्रारंभ हुआ था। ये दोस्तों 1976 में हुआ था, यानी 1975-76 से प्रारंभ हुआ है। आगे बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक था। तो यहाँ पर निम्बार को इसका संस्थापक माना गया है, ठीक है। यह पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ पर देखिए स्पष्ट दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों का सही सुमेलित करना है। तो ये सभी सही सुमेलित किए गए, ठीक है। देखिए मेरठ में 55वां अधिवेशन हुआ था 1946 में, जो स्वतंत्रता के समय हुआ था, ठीक है। अगला कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था वो 41वां अधिवेशन था 1925 में, और इसी 1925 की जो अध्यक्षता थी वो आपकी सरोजनी नायडू के द्वारा की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा, याद रखेंगे, सरोजनी नायडू के द्वारा की गई थी, ठीक है। ये कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। आगे लखनऊ अधिवेशन 1916 वाला, जिसे 32वें अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं, इसे हिंदू मुस्लिम एकता के अधिवेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन को। अगला बनारस अधिवेशन, ये 1905 में हुआ था, 21वां अधिवेशन था। तो ये चार जो अधिवेशन दिए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इन चारों ही अधिवेशन को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था। तो प्रयागराज का किला है उस पर अधिकार अंग्रेजों ने कब किया था, तो वो सन आपसे पूछी गई है, वो सन थी 1797, ठीक है। अकबर के द्वारा ये किला निर्मित करवाया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किला किसने बनवाया था, तो ये अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया था, जिसको 1797 में अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि देखिए यहाँ पर एक तरीके कुछ पंक्तियां दी गई हैं, जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अड़ाई हाथ। ये उपयुक्त जो लोकोक्तियां जो दी गई हैं वो किस व्यक्ति के बारे में कही गई हैं, तो ये जो लोकोक्ति कही गई है आला के बारे में की गई है, ठीक है, जो महुबा से संबंधित रखते थे। तो ये लाइनें आपको याद रखनी है, किसके बारे में, आला के बारे में। अगला प्रश्न है, वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी कब बनाया गया, तो ये 1833 में इसको बनाया गया था, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके
आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन। ठीक है, यहाँ पर आगे बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे एक तरफ मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर हैं और दूसरी तरफ वर्तमान, जैसे कोल या कोयल तो ये आपके अलीगढ़ के अधीन आता था। ठीक है, महोत्सव नगर ये आपको महुआ को कहा जाता था, महोदय श्रीनगर ये आपके कन्नौज को कहा जाता है और जेजाम भुक्ति ये बुंदेलखंड को कहा जाता है। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोल या कोयल किसे कहा जाता है, तो ये अलीगढ़ को, महोत्सव नगर महोबा को, महोदय श्री कन्नौज को और जेजाक भुक्ति ये आपके बुंदेलखंड को कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। याद रखेंगे जो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। तो विकल्प में आपको याद रखना है राजा चेत सिंह। चलिए इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद स्थित हैं। याद रखेंगे टोटल महाजनपदों की बात की जाएगी तो टोटल 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसको शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था। याद रखेंगे जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता था। क्यों कहा जाता है, शिक्षा का केंद्र होने के कारण। अगला देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया अनुषंगी नगर किसे कहा जाता है। ठीक है, सैटेलाइट टाउन जिसे हम अनुषंगी नगर कहते हैं वो है आपका गाजियाबाद। याद रखेंगे गाजियाबाद को क्या कहा जाता है, अनुषंगी नगर। अगला प्रश्न है दोस्तों गुप्तकालीन मंदिरों में उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, यानी गुप्त काल के उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मंदिर हैं। याद रखेंगे देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये गुप्त काल का उदाहरण है मंदिर के रूप में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकृत किया गया है। तो जो उत्तर प्रदेश का जो लोगो आपने देखा होगा जिसमें 2 मछलियां दिखाई देती हैं, ये हमने कहां से लिया है, तो ये हमने दोस्तों रूमी दरवाजा से लिया है। ठीक है, कहां से लिया है, रूमी दरवाजा से लिया है। अब ये रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में है, याद रखेंगे रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में है। कहां पर है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में है। अगला प्रश्न है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के कौन से राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है। तो याद रखेंगे राहुला आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित लोक नृत्य है। वहीं अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। याद रखेंगे डांडिया उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। डांडिया कहाँ का है, बुंदेलखंड का नहीं है, गुजरात का है। ठीक है, गुजरात क्षेत्र का ये लोक नृत्य डांडिया उत्तर प्रदेश का नहीं है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए कुछ और इंपोर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न को उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। याद रखें तो देखिए धोबिया, एक आपका राई और एक आपका सायरा, ये तीनों ही उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य है। कार्तिक लोक नृत्य पूछा जाए किस क्षेत्र का है, तो ये दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र का कार्तिक लोक नृत्य है। आगे बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जब भी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछा जाए तो कथक को आप टिक करेंगे। ये उत्तर भारत का साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बात करेंगे लठमार होली मनाई जाती है, तो सभी को पता है दोस्तों ये बरसाना में मनाई जाती है। आपके ऑप्शन में मथुरा वृंदावन भी होगा, आप ध्यान रखें ये बरसाना में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ये दोस्तों ढोला मारू उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ये कौन से राज्य का है, ये राजस्थान राज्य का लोकगीत है। अगला प्रश्न है हाथरस एवं कानपुर परंपरा का संबंध किससे है। तो दोस्तों हाथरस और कानपुर परंपरा का संबंध नौटंकी से है, जिसे हम रंगमंच के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करेंगे अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों को सम्मिलित नहीं है, वो उसका बिक्री। ठीक है, उसकी बिक्री, हम उसकी बिक्री नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की 3D में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला प्रश्न है संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था वो कौन सा है, तो उसका नाम है भारत खंडे संगीत हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। और ये कहां पर है, तो दोस्तों याद रखेंगे आपके लखनऊ शहर में है। ठीक है, कहां पर है, ये लखनऊ शहर में है। अगला है उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है, तो ये दोस्तों आपके प्रयागराज में है। ठीक है, कहां पर है, ये प्रयागराज में है। अगला मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर है, तो ये दोस्तों आपके लखनऊ शहर में है। ठीक है, याद रखेंगे मोतीलाल बाल संग्रहालय। अगला प्रश्न है लखनऊ में सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था, तो दोस्तों मेदिनी ने नहीं दिया था। ठीक है, याद रखेंगे मेदिनी ने नहीं दिया था।
अगला प्रश्न है, शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं? तो दोस्तों ये किराना घराना से संबंध रखते हैं, ठीक है, घराना से भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो किस घराने से है, तो किराना घराने से है। अगला है, कथक कलाकार नहीं है? तो दोस्तों किशन महाराज ऑप्शन में जब भी आए याद रखेंगे तबला वादक हैं, ये कथक कलाकार नहीं है। अगला प्रश्न है, ये सारे के सारे आपके यूपीपीसीएस, आरओ और वीईओ जैसे एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, लोअर पीसीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जहां भी यूपी जीके से प्रश्न पूछा जाता है, यूपी जीके से प्रश्न पूछा जाता है, इन्हीं प्रश्नों में से आपका एग्जाम देखने आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। एक भी ऐसा प्रश्न ये होगा जो आउट ऑफ वीडियो चला जाए। अगला प्रश्न है कि कजरी केंद्रों का आयोजन किया जाता है, यहाँ पर देखिए दिया गया, तो ये दोस्तों वाराणसी में किया जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है, तो उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, बताइए किसको? याद रखेंगे ये आपके व्यास को समर्पित है, ठीक है, किसको? व्यास को। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, तो ये दोस्तों आगरा मेरठ क्षेत्र में यानी पश्चिमी क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है, ढोला लोकगीत। आगे बात करेंगे, खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका किसने निभाई? तो याद रखेंगे खड़ी बोली का जो विकास किया था वो अमीर खुसरो ने किया था, तो विकल्प आप याद रखेंगे कौन हो जाएगा? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? यानी जो अवध था इसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? तो वो सन थी 1856, और करने वाला व्यक्ति पूछा जाए तो याद रखेंगे करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो कौन था? डलहौजी, ठीक है, क्योंकि डलहौजी ने ही सभी क्षेत्रों को अंग्रेजी हुकूमत के अधीन लाके खड़ा किया था, तो डलहौजी ने 1856 में अवध राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। आगे बात करेंगे, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला कौन सा लगता है? याद रखेंगे बाराबंकी में इनकी मजार है और मेला लगता है देवा शरीफ। तो ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया कि देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में। बाराबंकी में मेला किसकी मजार पर लगता है? तो याद रखेंगे संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर। आगे बात करेंगे मित्रों, अगला प्रश्न है, यह देखिए, एक तरफ प्राचीन जनपद और उनकी राजधानियों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जो 16 महाजनपद थे उनमें से। जैसे कुरु की बात की जाए तो कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। पांचाल की बात की जाए तो पांचाल की राजधानी अयच्छत्र हो जाएगी। कौशल की बात की जाए तो कौशल की राजधानी सांकेत हो जाएगी। वत्स की बात की जाए तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी हो जाएगी। इसी प्रकार अगला प्रश्न एक और है, एक तरफ आपके लोकगीत और दूसरी तरफ क्षेत्र दिए गए हैं। जैसे विरहा की बात की जाए तो विरहा का संबंध भोजपुरी से है, ठीक है। कजरी की बात की जाए तो कजरी आपका अवध क्षेत्र से है। मल्हार की बात की जाए तो ये ब्रजी क्षेत्र यानी ब्रज भाषा वाला है। रशिया की बात की जाती है कोरवी क्षेत्र से। तो ये भी आपके सभी आपको याद रखना है किसका कौन सा क्षेत्र है, किसकी कौन सी राजधानी है। आगे बात करेंगे तो आगे भी एक तरफ लोकगीत और दूसरी तरफ क्षेत्र दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया विरहा, तो विरहा आपके पूर्वांचल से संबंध रखता है। रशिया की बात की जाती है ब्रज भूमि से संबंध रखता है, ठीक है। आला की बात की जाए तो सबको पता है बुंदेलखंड क्षेत्र से है। और कजरी की बात की जाए तो इसका संबंध दोस्तों अवध क्षेत्र से है। तो यहाँ से प्रश्न आना अनिवार्य है, इसीलिए आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का नृत्य है, तो बता चुके हैं उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, तो विकल्प कथक को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है, ठीक है। कौन सा? याद रखेंगे प्रमुख लोकगीत बिरहा है, ठीक है। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला कौन सा है? तो दोस्तों हापुड़ है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो यहाँ पर देखें वर्तमान में तो हापुड़ है आपका सबसे छोटा। जब ये प्रश्न पूछा गया होगा उस समय वाराणसी आया होगा, अभी वर्तमान में हापुड़ हो जाएगा। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का वह जनपद जो नेपाल के साथ साथ सीमा साझा नहीं करता, तो कुशीनगर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे बात करेंगे कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का भौगोलिक प्रतिशत कितना है? तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक प्रतिशत 7.33% है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। सोनभद्र की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो सोनभद्र की सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? एक आपका मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड और चौथा आपका बिहार। जब भी बात की जाए सोनभद्र की, तो आप थोड़ा सा मैप पे नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि सोनभद्र हमारा ये वाला जो राज्य बना हुआ है ये हमारा सोनभद्र है, ठीक है। इस तरीके से यूपी का मैप है और ये जो आप देख पाएंगे ये सोनभद्र है। इसके इर्द गिर्द 4 राज्य बसे हुए हैं, तो वो चारों राज्य हमने आपको बता दिए,
ठीक, आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती तो पंजाब के साथ, ठीक, पंजाब के साथ नहीं लगती। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, जिसमें पंजाब राज्य के साथ सीमा नहीं लगती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, कालपी नगर स्थित है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि कालपी नगर स्थित है। ये दोस्तों यमुना नदी के तट पर स्थित है कालपी नगर। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम लगाना है। यानी अभी हमने आपको उत्तर प्रदेश का मैप बनाकर बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो मैप है उसके अकॉर्डिंग जब आप उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों का क्रम लगाएंगे तो पाएंगे कि उनका क्रम किस तरीके से है। ठीक है, तो देखिए सिद्धार्थ नगर सबसे ऊपर आता है, उसके नीचे संत कबीर नगर आएगा, फिर अम्बेडकर नगर, फिर उसके बाद संत रविदास नगर। ये सारे के सारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे इस क्षेत्र में। ठीक है, ये चारों के चारों। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तब दोस्त याद रखेंगे लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। लाल मिट्टी कौन से जिले में पाई जाती है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती है। तो ये 2 जनपद है जहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला है, अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है वो कौन सा जिला है। याद रखेंगे दोस्तों बस्ती जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता। अगर यही श्रावस्ती होता, कौन सा, श्रावस्ती होता, श्रावस्ती, तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता, अर्थात नेपाल को स्पर्श करता। किसको, नेपाल को स्पर्श करता। उत्तर प्रदेश एकमात्र देश जिसका नाम है नेपाल, उसकी सीमा को स्पर्श करता है। आगे बात करेंगे, भारत की प्रतिशत साक्षरता की तुलना कितनी है। याद रखेंगे भारत की प्रतिशत साक्षरता उत्तर प्रदेश की साक्षरता के अकॉर्डिंग है। यानी भारत की जो प्रतिशत तुलना है वो उत्तर प्रदेश की साक्षरता से कम आंकी जाती है। उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है, तो याद रखेंगे काशीराम नगर। ठीक है, कौन सा है, काशीराम नगर, जिसे हम वर्तमान में कासगंज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद था। वर्तमान में जिलों की संख्या की बात की जाए तो वर्तमान में 75 जिले हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश जनपद में प्रवेश करती है। तो दोस्तों गंगा नदी का जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश होता है वो बिजनौर जनपद से होता है। ठीक है, किसमें, बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। तो आपको मैं थोड़ा मैप के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का मैप आप जब भी देखेंगे तो इस तरीके से कुछ आपको उत्तर प्रदेश का मैप देखने को मिलेगा। और बिजनौर जनपद में इस तरीके से गंगा नदी प्रवेश करती है और इस तरीके से बहते हुए ये बलिया जनपद से निकल जाती है। तो ये आपका बलिया जनपद है ये वाला, और ये आपका यहाँ पर बिजनौर जनपद है। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर से और निकलती कहां से है, बलिया जनपद से। ये उत्तर प्रदेश के बाहर निकल जाती है। आगे बात करेंगे, वह नदी जो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती उसका नाम है गंडक नदी। ये गंडक नदी आपके उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, ये कहां पर होती है, बिहार राज्य में प्रवाहित होती है। ट्यूबवेल वेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान है तो वो आपका उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल के जो सिंचाई होती है कृषि क्षेत्र में, वो ट्यूबवेल के मामले में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश इसका सही विकल्प हो जाएगा। एक तरफ देखिए प्रमुख बांध दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्थान दिए गए। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा बांध कौन से जिले में है। जैसे अरहोर बांध पूछा जाएगा, तो अरहोर बांध आपका मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, अड़वा बांध पूछा जाता है तो अड़वा बांध आपका मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में आता है। बघेलखंड बांध पूछा जाता है बलरामपुर उत्तर प्रदेश में आता है। बदुआ बांध पूछा जाए तो बदुआ बांध बांका बिहार में आता है। हमसे पूछा सुमेलित, ये जो बदुआ बांध बिहार वाला ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, बाकी तीनों आपके उत्तर प्रदेश के हैं। आगे, सरयू राष्ट्रीय परियोजना का संबंध है। याद रखेंगे सरयू राष्ट्रीय परियोजना का जो संबंध है ये वर्ष 1978 में शुरू की गई थी सरयू परियोजना। ठीक है, कब स्टार्ट की गई थी, 1978 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। पर दिया गया है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, तो उसका नाम है शारदा नहर। तो विकल्प आप याद रखेंगे, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, अभी हमने आपको बताया था नलकूप है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई का स्रोत। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना। तो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना का नाम है गोकुल बैराज पेयजल परियोजना। ये विकल्प मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, रानी झांसी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। ये दोस्तों बेतवा नदी पर बनाई गई है। ठीक है, बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है कि परीक्षा बांध अवस्थित है। तो ये जो परीक्षा बांध है किस नदी पर है, ये भी दोस्तों आपका बेतवा नदी पर है। ठीक है, बेतवा नदी पर है। आगे कमेंट करके बताएंगे जो बेतवा नदी है ये किसकी सहायक नदी है। ठीक है, सहायक नदी किसकी है, देखते हैं कितने लोगों को पता है कि सहायक नदी है किसकी है।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है? याद रखेंगे, रामगंगा बांध, जिसे वर्तमान में उत्तराखंड में चला गया ये, ठीक है, वर्तमान में उत्तराखंड में चला गया है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध हुआ करता था। आगे बात करेंगे, दूध एवं गन्ना के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका दोस्तों उत्तर प्रदेश पहला स्थान है, ठीक है, दूध और गन्ना के उत्पादन में। आगे बात करेंगे, एक तरफ उत्पादन, दूसरी तरफ जिला दिया गया है कि कौन से जिले में किस चीज का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। जैसे लहसुन की बात की जाए तो लहसुन का जो उत्पादन है वो मैनपुरी जनपद में होता है। प्याज की बात की जाएगी तो प्याज गाजीपुर में होती है। मिर्च की बात की जाए तो देवरिया में होती है। और हल्दी की बात की जाए तो ललितपुर में होती है। तो 4 जनपद थे, 4 उत्पादक थे। आपको पता होना चाहिए लहसुन, प्याज, मिर्च, हल्दी कौन कौन से जिलों में उगाई जाती है। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में भूमि जोतों की पहचान के लिए एक यूनिकोड की घोषणा की है। इस यूनिकोड में अंक है, तो दोस्तों इस यूनिकोड में अंकों की संख्या 16 रखी गई, ठीक है, भूमि जोत के लिए। तो विकल्प 16 याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही कथन है। तो यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए। पहला कथन आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो ये भी विकल्प बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही विकल्प आपके क्या है, सही विकल्प दिए गए हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में न्यूनतम अवधि है, यानी सबसे जल्दी कौन सी फसल तैयार हो जाती है? तो उसका नाम है मूंग, ठीक है, लगभग 2 से ढाई महीने में मूंग तैयार हो जाती है। तो विकल्प क्या होगा, मूंग। अगला, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा उगाता है वो तो आलू की पैदावार बहुत बड़ी मात्रा में होती है उत्तर प्रदेश में, और दूसरी आपके गन्ने की पैदावार बड़ी मात्रा में की जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जलवायु क्षेत्रों की संख्या आपसे पूछी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा ये भी। इसकी संख्या 9 होगी, ठीक है, याद रखेंगे। सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 9 हो जाएगी। आगे बात करेंगे कुछ और इंपोर्टेंट प्रश्नों पर। आंवले का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो आंवले के मामले में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो प्रतापगढ़ का होता है। तो आंवले के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई की जाती है। तो ये दोस्तों आपके जून और जुलाई के दौरान की जाती है। अगला प्रश्न है, वह जनपद जहां जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। तो आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के वो जनपद जहां पर जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है, उसमें देखिए एक तो आपका गोरखपुर, एक आपका मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बागपत, सैपई और झांसी। पॉली क्लिनिक है, ये होना चाहिए था यहाँ पर। तो ये प्रश्न थोड़ा डाउट वाला है, ठीक है। अभी आप इसको क्या करें, इसको आप कट कर दें, इसको प्रश्न को बाद में देखेंगे। अगला प्रश्न है, वह फसल जिसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। तो चावल, चावल के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर आता है। अगर पूछा जाए चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो याद रखेंगे चावल के उत्पादन प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का आता है, ठीक है। किसका आता है? तो पश्चिम बंगाल का आता है। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? खाद्यान्न, ठीक है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न फसलों के मामले में बेस्ट कार्य करता है। अगला प्रश्न है, वह फसल जिसका उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है, वो है आपका गेहूं। सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में ही उगाया जाता है। आलू उत्तर प्रदेश में, गन्ना उत्तर प्रदेश में। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 1990 और 2000 के आंकड़े दिए गए। इसके अकॉर्डिंग भी गेहूं और गन्ना के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर बना हुआ था और आज भी बना हुआ है। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखेंगे, वाणिज्यिक फसल गन्ना फसल है, जिसे नकदी फसल भी हम कह सकते हैं। गन्ना हमारा नकदी फसल के अंतर्गत भी शामिल है। वह फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, वो कौन कौन सी है? वो आपके धान, मक्का और गेहूं। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है। अगला प्रश्न है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों वो है आपकी 15%, ठीक है, 15% उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में न्यूनतम अवधि है। तो अभी हमने आपको बताया था मूंग है। अगला वर्ष 1986 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था। तो दोस्तों नेत्रहीनों के लिए बनाया गया था वर्ष 1986 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिवेश अधिकतम है, वो है आपका गेहूं का, ठीक है। किसका? गेहूं का। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार गन्ना का समर्थन मूल्य क्या था? तो 275 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया था। वर्तमान में ये 23-24 में बढ़कर आपका 315 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। याद रखेंगे, वर्तमान में गन्ने का समर्थन मूल्य कितना है? 315 रुपए प्रति क्विंटल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है? ये दोस्तों 160% है, ठीक है। याद रखेंगे कितने परसेंट है? 160% है। अगला, भारत का शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है? तो भारत का शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगला, दूध का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो दोस्तों ये भारत है, और भारत में भी पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश है।
धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। प्रथम स्थान अभी हम आपको बता चुके हैं, प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, प्रथम स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक क्या है? याद रखेंगे तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ावा देना, ये सबसे बड़ा योगदान देता है प्रभावी किस्म को बढ़ाने के लिए। आगे बात करेंगे कि सोयाबीन की जो फसलें उगाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में, वो किस क्षेत्र में उगाई जाती है? तो वो क्षेत्र हो जाएगा बुंदेलखंड। अर्थात आप याद रखेंगे, जब भी आप उत्तर प्रदेश के मैप पर नजर डालेंगे तो इस तरीके का उत्तर प्रदेश का मैप बना हुआ है। ठीक है, समझने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके का मैप है। ये जो क्षेत्र है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है, जहां पर बड़ी मात्रा में सोयाबीन की खेती की जाती है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया है? तो ये प्रश्न आपका करंट अफेयर का भी हो सकता है, ठीक है, स्टैटिक जीके में भी। तो ये आपके मथुरा में खोला गया है। ठीक है, पॉइंट आपको याद रखना है। वह दलहन फसल जिसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, याद रखेंगे वो चना। चना उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में किया जाता है, विशेषकर ये पश्चिम क्षेत्र में काफी बड़ी मात्रा में किया जाता है, जिधर आपका आगरा और मथुरा की तरफ भी। आगे बात करेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आगार का विस्तार कौन कौन से राज्यों में है? याद रखेंगे नीलगिरी का जो विस्तार है, देखिए नीलगिरी की जो पहाड़ियां वो तमिलनाडु विशेषकर देखने को मिलती हैं, और तमिलनाडु का जो क्षेत्र आप इस तरीके से जब भारत के मैप पर नजर डालेंगे, ये जो एरिया है ये आपका तमिलनाडु है, ये एरिया आपका केरल है, और ये वाला जो एरिया है आपका कर्नाटक है। तो नीलगिरी का जो विस्तार पाया जाता है, एक तो कर्नाटक में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है और केरल में पाया जाता है। तो ये पूरा क्षेत्र आपका नीलगिरी के अंतर्गत आता है, जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर आपस में मिलते हैं। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है, तो वो आपका अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कहां पर है ये? बिजनौर जनपद में। आगे बात करेंगे पार्वती अनगा रामफर स्थल कहां पर है? तो याद रखेंगे यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, यह पक्षी अभ्यारण्य भी है। तो याद रखेंगे पार्वती अनगा कहां पर है? तो याद रखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में आती है, और ये पक्षी अभ्यारण्य के रूप में कार्य कर रही है। आगे बात करेंगे वह रामसर स्थल जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो दोस्तों उसका नाम है सुरसर मानस झील है। ठीक है, सुरसर मानसर झील है, ये कहां पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। मानसर या मानस, मानस जब भी शब्द आ जाए, मानस मानस शब्द आ जाए तो आप इसको आसाम टिक करेंगे। ठीक है, कहां पर टिक करेंगे? इसे आसाम टिक करेंगे, और मानसर शब्द आ जाए तो जम्मू कश्मीर में टिक करेंगे। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए और दूसरी तरफ अवस्थिति दी गई। ठीक है, आपके यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य को अवस्थिति के अकॉर्डिंग को टिक करना और बताना कि कौन सा किससे सुमेलित होगा। यहाँ पर जो पहला दिया गया कि महावीर स्वामी अभ्यारण्य, इसका जो संबंध है वो जनपद ललितपुर से है। ठीक है, दूसरा दिया गया लाख बहुशी अभ्यारण्य, इसका संबंध कन्नौज से है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका संबंध लखीमपुर खीरी से है। और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका संबंध मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद से है। तो चारों अभ्यारण्यों को आपको याद रखना है, चारों अभ्यारण्य कौन कौन से जिलों से सुमेलित खाते हैं, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आगे बात करेंगे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये किस जनपद में आता है? तो ये दोस्तों पीसीएस में पूछा जा चुका प्रश्न है, 2023 में पूछा गया, आरओ में भी पूछा जाता है ये प्रश्न, ये चंदौली में आता है। ठीक है, कहाँ आता है? ये चंदौली में आता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह वन्यजीव अभ्यारण्य जो 1975 में स्थापित हुआ था, उसका क्या नाम है? उसका नाम है कतर्निया घाट अभ्यारण्य। ठीक है, कौन सा है? कतर्निया घाट। आगे बात करेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? लखीमपुर खीरी में। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में आता है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भी है। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहां पर है? तो दोस्त याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र जब भी आपसे पूछा जाए, ये आपके मथुरा जनपद में आता है। तो कहां पर है? ये मथुरा जनपद। आगे महोबा जिले में स्थित है, तो महोबा में विजय सागर पक्षी विहार है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, विजय सागर पक्षी विहार। एक तरफ जनपद दिए गए, दूसरी तरफ न्यूनतम और अधिकतम की बात की गई है। जैसे लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद, सोनभद्र ये अधिकतम वन आवच्छिद क्षेत्र, सीतापुर ये सर्वाधिक अनुसूचित जाति व जनसंख्या वाला जिला, संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला जिला। तो ये चारों आपको याद रखना कि कौन सा जनपद किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, याद रखेंगे चांदोली, यहाँ पर चंदौली नहीं है, चांदोली, चांदोली महाराष्ट्र में आता है, और चंदौली आपको भी हम बता चुके हैं कहां पर आता है? उत्तर प्रदेश में आता है। तो चांदोली महाराष्ट्र में। आगे पूछा गया अमनगढ़ टाइगर रिजर्व टाइगर का हिस्सा है, तो ये दोस्तों जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, जो भी वर्तमान में उत्तराखंड में चला गया, उसका ये हिस्सा है। आगे बात करेंगे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के
चंद्रप्रभा वन्य अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में पाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि नवाबगंज पक्षी विहार अवस्थित है, तो याद रखेंगे उन्नाव जनपद में आता है नवाबगंज पक्षी विहार। अगला प्रश्न, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है, तो देखिए जो मात्रा दी गई थी वर्तमान में 2021 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग वो आपके 6.71%। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में वन कितने परसेंट पर है, तो 6.91% पर। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, आज की ही वीडियो में 2 से 3 बार ये आ चुका है। ठीक है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है, जो लखीमपुर खीरी वही जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जनपद है। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव का सप्ताह मनाया जाता है, तो वन महोत्सव उत्तर प्रदेश में 1 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। आगे बात करेंगे, एक तरफ पक्षी विहार दिए गए और दूसरी तरफ उनके जनपद दिए गए। पूछा गया कौन सा पक्षी विहार कौन से जनपद से स्थान रखता है, और ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा। ठीक, जैसे नवाबगंज पक्षी विहार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका संबंध कौन से जनपद से है, इसका संबंध उन्नाव जनपद से है। ओखला पक्षी विहार ये आपके गाजियाबाद से संबंध रखता है। समसपुर पक्षी विहार ये आपके रायबरेली से, और पार्वती अरंगा ये आपके गोंडा जनपद से संबंध रखता है। इसी प्रकार दूसरी तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए और एक तरफ आपका जिला माफ कीजिए राज्य दिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, हालांकि जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है अब उत्तराखंड में चला गया है। ठीक, हरिद्वार में ये पड़ता है। दूसरा असम, ये असम मानस बिल्कुल सही है। उड़ीसा में शिमली पार्क और कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान और सभी पक्षी विहार आपको मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से याद रखने हैं, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ जनगणना के प्रश्न भी है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तरफ नगर दिए गए और दूसरी तरफ जनसंख्या, कौन से नगर की कितनी जनसंख्या, ये आंकड़े आपके 2011 के दिए गए। ठीक है, किसके दिए गए, 2011 के आंकड़े हैं। ठीक है, जैसे सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है, कानपुर, उससे लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। तो इनको क्रम से आपको लगाना कि कौन सा सबसे ऊपर आएगा, कौन सा सबसे नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो सबसे जो ज्यादा आबादी है वो कहां पर है, कानपुर नगर की, उसके बाद लखनऊ की, उसके बाद गाजियाबाद की, फिर वाराणसी, आगरा, फिर वाराणसी। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संबंध में सही कथन। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आरओ और पीसी जैसे दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए, पहला कथन ये, दूसरा कथन ये है। इन दोनों कथनों को आप पढ़ लें। ठीक है, देखिए पहला कथन कह रहा है, इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। दूसरा, वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो देखिए अभी जो वर्तमान में 2.7 हजार है, इसको घटा के कितना करना है, 2.1 करना है, यानी 0.6 की कमी हमें दर्ज करना है। किसके अकॉर्डिंग, जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण कल्याण विधेयक 2021 के अकॉर्डिंग। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है। कार्यबल जनसंख्या जब भी आपसे पूछी जाए तो 23.7%। ठीक है, 23.7%। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण कितनी है, तो 77.7% ग्रामीण आबादी है। शेष आबादी आपकी किसकी होगी, शहरी आबादी। उत्तर प्रदेश के नगरों का जनसंख्या के आधार पर क्रम पूछा है, तो अभी हम ऊपर लगा के आए थे, हमने देखा कानपुर में सबसे अधिक जनसंख्या थी, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद आगरा। अगला प्रश्न है, शहरीकरण और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है शहरों का विकास। ठीक है, औद्योगिकरण से क्या हुआ, शहरों का विकास हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर रहती है, तो वह आपकी प्रयागराज में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो वह आपकी 77.3%। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे बात करेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता है, तो वह आपकी श्रावस्ती की। ठीक है, सबसे कम महिला साक्षरता कहां पर है, श्रावस्ती। उसके बाद बलरामपुर की आपको देखने को मिलेगी सबसे कम साक्षरता दर, फिर उसके बाद बहराइच की, ठीक है, उसके बाद बदायूं की, और उसके बाद रामपुर की। आगे बात करेंगे, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो वह आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, यहाँ की साक्षरता दर 80.12% है, तो विकल्प गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम साक्षरता दर की बात की जाएगी तो यहाँ पर न्यूनतम के मामले में श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश 2011 में साक्षरता दर में सर्वाधिक कौन कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा आपकी देखिए गाजियाबाद की है, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर है, उसके बाद यहाँ पर कानपुर नगर है। तो इनकी साक्षरता दर आपकी सबसे आगे दी गई है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया साक्षरता में सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक जब भी आपसे पूछा जाए तो सर्वाधिक में कौन हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर की कितनी है, 80.12%, जो हम यहाँ पर भी देख चुके हैं सर्वाधिक में। ठीक है, आगे बात करेंगे लिंगानुपात के मामले में। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात वैसे पूछा जाता है, तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात
12 दिया गया। कितना होता है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात? 912। परंतु सर्वाधिक लिंगानुपात की बात की जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का है, उसके बाद फिर आपके आजमगढ़ और देवरिया का आता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, तो सर्वाधिक जो सांद्रण है वो कानपुर नगर में देखने को मिलता है, तो विकल्प कानपुर नगर। सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो उसका नाम है गाजियाबाद। ठीक है, इसे छोटी दिल्ली भी कहते हैं। इसका जनघनत्व कितना है? तो आप याद रखेंगे 3,971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वही अगर बात करें लिंगानुपात का विभेदन सर्वाधिक रूप से घटा है, तो आपका 1961 और 71 के बीच सबसे कम लिंगानुपात का विभेदन हुआ था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि उच्चतम रही थी, तो वो 1991 और 2000 के बीच पाई गई थी। वही औसत राष्ट्रीय राष्ट्रीय औसत से अधिक रही थी, तो वो 71 से 81 के बीच पाई गई थी। ठीक है, उच्चतम वृद्धि दर वही 71 से 81 पाई गई थी। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखने, बराबर वही रिपीट होते रहते हैं। महिला आबादी कुल आबादी की लगभग कितनी है? तो आप याद रखेंगे 47.71% है। सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, तो याद रखेंगे महोबा जनपद में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, वहीं आगे उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट कितना है? तो अभी हमने ऊपर देखा था 77.7% ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जिले में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। अगला प्रश्न, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या रहा है? वो आपका रहा है स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों में नियंत्रण करना। ठीक है, तो ये विकल्प आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहाँ अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ है, तो आपका रामपुर। ठीक, अल्प समुदाय में वो व्यक्ति आते हैं जिनकी संख्या अल्प होती है, अल्प अर्थात कम हो जाती है, तो उनको हम यहाँ पर शामिल करते हैं। आगे दिया गया 15वीं जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया होनी थी, तो वो आपकी होनी थी 16 मई से 31 जून 2010 तक। हालांकि इसको लेट किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसमें नगरीय जनसंख्या जनघनत्व सर्वाधिक है, तो वो आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, कहां पर है ये घनत्व सर्वाधिक? पश्चिम बंगाल में। पुरुषों की जीवन प्रतिशतता का जो क्राइटेरिया रखा है वो कितना है? 63.8 वर्ष, यानी पुरुष अधिकतम कितना, मतलब औसत कितना जिएगा? 63.8 वर्ष तक जिएगा। अगला, हर्बर्ट रिस्ले 1951 का उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है आर्यों और द्रविड़ों का, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर आपको बताना है, तो आपका वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। सबसे बड़ा कौन सा है जनसंख्या के दृष्टिकोण से? सबसे बड़ा शहर वो है कानपुर नगर, कानपुर नगर। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा था। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में सरकारी उद्यम में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो ये किए थे भारत डायने डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है, ब्लैक पोर्ट्री के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैंक उत्तर प्रदेश में स्थान के संबंध रखता है, ये आपका निजामाबाद से संबंध रखता है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश का कालीन के लिए प्रसिद्ध जिला पूछा जाता है, तो ये भदोही हो जाएगा। पीसीएस में भी ये माफ कीजिए यूपीपी में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश पुलिस में, जब ये री एग्जाम होगा वर्तमान में। ठीक है, ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न, प्रमुख उद्योग नहीं है, तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग आपका ऑटोमोबाइल नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत कम ऑटोमोबाइल के, ना के बराबर ऑटोमोबाइल का काम किया जाता है। आगे बात करेंगे, आप देखिए प्रश्न अच्छा है, उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 का विषय क्या रहा था? तो आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण रखा गया था। हालांकि अब आंकड़े 2023-24 के पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, महावीर जूट मिल्क लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, ये कहां पर है? ये दोस्तों आपके सहारनपुर जनपद में देखने को मिलेगी, सहजनवा सहारनपुर में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश उद्योग का राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ वाणिज्य कहां पर है? तो आपके आगरा में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न इतने इंपोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, कौन सा प्रश्न एग्जाम में कब पूछ लिया जाए कभी भरोसा नहीं है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद अवस्थित है, तो ये आपके लखनऊ में पाई जाती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जितने भी कृषि से संबंधित तो परिषद है वो आपके लखनऊ में देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सर्वाधिक भाग प्राप्त होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए व्यापार कर से सर्वाधिक इनकम होती है उत्तर प्रदेश सरकार को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है, तो आपका उद्योग बंधु। ठीक है, याद रखेंगे उद्योग बंधु। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहां पर खोला है? तो आपके ग्रेटर नोएडा में खोला गया, तो विकल्प ग्रेटर नोएडा आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियों और निर्धारण संभावनाओं को दर्शाती है, तो आपकी सेवाओं में। ठीक है, अगला इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है, उसका नाम है यूपी
डैश को, तो ये इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ प्रश्नों को और देखते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और आपके सामने को उत्तर प्रदेश में रेणुकूट हिलडाल्को की स्थिति कहाँ पर है? तो दोस्तों तो ये सोनभद्र में पाया जाता है रेणुकूट हिलडाल्को, और ये शक्ति के स्रोत के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, हिलडाल्को कहाँ पर है? ये रेणुकूट, और कहाँ पर है? ये सोनभद्र में पाया जाता है। एक तरफ उद्योग और दूसरी तरफ अवस्थिति दी गई है। जैसे सीमेंट की बात की जाए तो सीमेंट आपके चुर्क में बनता है। ठीक है, कागज सहारनपुर में, इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा में, और फर्नीचर बरेली में। यहाँ की चीजें प्रसिद्ध है, इसीलिए यहाँ पर ये सम्मिलित करने के लिए बोला जाता है। इसी प्रकार और भी प्रश्न है, जैसे पीतल का सामान मुरादाबाद से संबंध रखता है, माचिस रायबरेली जिसे बरेली बोलते हैं, खेल का सामान मेरठ, और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर में की जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि किस चीज के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। जैसे चुर्क अभी हमने आपको बताया था सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है, मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो आगे कुछ और चीजें देखेंगे। जैसे रेणुकूट की बात की जाए तो रेणुकूट एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऋषिकेश की बात की जाए तो ऋषिकेश उत्तराखंड में आता, वर्तमान में एंटीबायोटिक प्लांट था यहाँ पर। मेरठ खेल के मैदान के लिए, और अलीगढ़ तालों के लिए। मोदी नगर रबड़ के लिए, बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए, और कानपुर विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करेंगे, ये सभी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगरा, आगरा की बात करें पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़े के सामान के लिए, मेरठ खेल के सामान के लिए, मुरादाबाद धातु पात्र के लिए। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। काष्ठ नक्काशी के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, काष्ठ पादुका के लिए पीलीभीत, और जरी के काम के लिए बरेली प्रसिद्ध है। टेराकोटा के लिए गोरखपुर, पकी हुई ईंटें होती है ना उनके लिए। लकड़ी के खिलौने के लिए वाराणसी। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए चिन्हट। कांच का सामान आप सभी को पता है, कांच के सामान फिरोजाबाद में चूड़ी गिलास वगैरह सारी चीजें बनाई जाती है। आगे बात करेंगे, कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर देखिए। लकड़ी के खिलौने वाराणसी, खेल का सामान मेरठ, पीतल की मूर्तियां मथुरा में, और दिया सलाई का उद्योग होता है बरेली में। यहाँ पर दिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नहीं है, ये अभी मेरठ में नहीं खुला है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, कानपुर और नोएडा में ये खुल चुके हैं। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु संयंत्र विद्युत कहाँ पर है? तो बुलंदशहर के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश में एक नाभिकीय ऊर्जा कहाँ पर है? ये नरौरा में खोला गया है। अगला है सुरमा उद्योग, जो आंखों में लगाया जाता है, वो आपके बरेली से संबंधित है। तो यही तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यही तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो आपके नरौरा में आता है, बुलंदशहर में। रामपुरा, जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, ये कहाँ पर है? तो आपके उत्तर प्रदेश में आता है रामपुरा गांव। ठीक है, देखिए कोटा राजस्थान में पड़ता है, तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। ये नाभिकीय शक्ति केंद्र है। काकरापारा गुजरात में, और नरोरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर दे देखिए सोनभद्र, सोनभद्र में क्या होता है? तो याद रखेंगे चूना पत्थर। ललितपुर तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और इलाहाबाद सिल्का बालू के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे और बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न देखते हैं। जैसे यहाँ दिया गया सोनभद्र, अभी हमने देखा सोनभद्र किसके लिए? चूने पत्थर के लिए। इलाहाबाद शीशे वाली बालू, जिसे ग्लास सैंड के लिए प्रयोग करते हैं। आगे ललितपुर तांबा के लिए। मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फाइबर के लिए जाना जाता है। ठीक है, एक तरफ धातु दी गई थी, उनके संबंधित डिस्ट्रिक्ट आपको दिए गए थे। यहाँ पर दिया गया देखिए एल्ड्रालूसाइट, पारासाइट और डोलोमाइट, ये धातुएं जो पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तीनों धातु आपकी सोनभद्र में पाई जाती है। यूरेनियम की बात की जाए तो यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम आपके ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? एक तो लाइमस्टोन और दूसरा डोलोमाइट है। ये दोनों है उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई थी तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में की गई थी। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र केंद्र स्थापित किया गया तो सोवियत संघ अर्थात रूस के सहयोग से उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहले ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में की गई थी। ठीक है, यूरेनियम के सीमित भंडार ललितपुर में, ये भी हमने ऊपर देखा था। अब बात करेंगे परिवहन को लेकर। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग नहीं गुजरता तो ये बस्ती से नहीं गुजरता है। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। जीटी रोड नहीं गुजरता तो ये अलीगढ़ से नहीं गुजरता जीटी रोड। ठीक है, जीटी रोड जैसे हम ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, वो अलीगढ़ से नहीं गुजरता। आगे के राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के दक्षिण पश्चिमी पूर्वोत्तर का गलियारा किसे कहा जाता है? तो झांसी को कहा जाता है। इस तरीके से सभी यहाँ पर सम्मिलित होते हैं झांसी पर। ठीक है, आगे बात करेंगे भारत में रेल डिब्बे बनाने के नए कारखाने कहाँ पर बनाए जाते हैं? रेल डिब्बे ये आपके बरेली में बनाए जाते हैं, रायबरेली में। राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है तो राष्ट्रीय जलमार्ग जिसे NW1 कहते हैं,
नेशनल वाटरवे, ये आपके इलाहाबाद से लेकर हल्दिया के बीच चलाया जाता है, ये पहला है। ठीक है। इसी में दिया गया कि उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी 8 लेन नियंत्रण गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार कहां से कहां तक है? तो नोएडा से गाजीपुर के बीच किया गया है, तो ये विकल्प आपको याद रखना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए लागत एसी बस सेवा को कौन सा नाम दिया गया? तो उसको नाम दिया गया जनरथ। ठीक है, याद रखना है, एसी बस सेवा को जनरथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल संचालन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, उस सूची में नाम नहीं है, तो इलाहाबाद का। इलाहाबाद में अभी तक क्या हुआ है? मेट्रो का कार्य प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश के आगरा में, नोएडा में, कानपुर में, लखनऊ में, इन सभी शहरों में मेट्रो का कार्य संचालन हो चुका है। अभी तक इलाहाबाद में मेट्रो का कार्य संचालित नहीं हुआ है। चलिए कुछ और प्रश्न है, जैसे हवाई अड्डों से संबंधित है कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर है। जैसे लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में अमोशी हवाई अड्डा है, वाराणसी में बाबतपुर है, कानपुर में चकेरी है, आगरा में खेरिया है। हालांकि इनके नवीनतम नाम भी रखे जा चुके हैं। इलाहाबाद में बमरोली, कानपुर चकेरी, लखनऊ अमोशी और वाराणसी बाबतपुर। यही तो हवाई अड्डे हैं जो कुछ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। जनजातियों से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि वाराणसी में पाई जाने वाली जनजातियां कौन कौन सी हैं। देखिए वाराणसी में तो चेरो, गौड़, खरवार, धुरी, ओझा, नायक और पथरी, ये सभी जनजातियां वाराणसी जनपद में पाई जाती हैं। वही बात करें अनुसूचित जनजातियां जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती हैं, उसका नाम है गौड़। ठीक, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गौड़ पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां जो वाराणसी में नहीं पाई जाती, उसका नाम है शहरिया। ठीक है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शहरिया नहीं पाई जाती, कौन कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ हम देख चुके हैं। ठीक है। थारू जनजाति पूछी जाती थी, लखीमपुर खीरी में पाई जाती है। ठीक है। दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाने वाली थारू जनजाति है। ठीक है। बोक्सा और थारू जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति वाला जनपद है वो है आपका लखीमपुर खीरी, वर्तमान में सोनभद्र बन गया है। ठीक है, तो आपको फैक्ट याद रखना है। आगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो संख्या है वो किस जनजाति की, तो आपकी थारू की है। उत्तर प्रदेश की जनजाति है थारू। बोक्सा जनजाति कौन कौन से जनपद में, तो बिजनौर और आगरा जनपद में जनजाति पाई जाती है। ठीक है। बिजनौर जिले में पाई जाती है तो माही गीत जनजाति पाई जाती है। ठीक है। बांदा जनपद में पाई जाती है खरवार जनजाति पाई जाती है। ठीक है, पॉइंट आपको याद रखना है। बहु विवाह का जो व्यवस्था वो किसमें रखी गई है, जौनसारी जनजाति करती है। मुक्सा जनजाति रहती है, ये आपके बिजनौर में रहती है। ठीक है। भारत का वह राज्य जहाँ अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है वो आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ पर अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है। आगे आप देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीसीएस और आरओ का फेवरेट प्रश्न है कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954। संगीत नाटक अकादमी 1953, राष्ट्रीय नाटक अकादमी 1959 और सांस्कृतिक संसाधन प्रशिक्षण केंद्र ये आपके 1969 में खोला गया है। तो ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और। यहाँ देखिए कुछ और प्रश्न आपके सामने है, जैसे एपेरेलिक पार्क आपके कानपुर में पाया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपके लखनऊ में और एग्रो प्रोसेसिंग पार्क आपके सहारनपुर में और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपके उन्नाव में। तो ये पार्क से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा पार्क या कौन सा जोन किस जनपद से संबंध रखता है। तो ये एक पार्ट हमने उत्तर प्रदेश जीके का कवर कर दिया है। एक पार्ट और लेकर आएंगे जिसका नाम होगा सेकंड पार्ट, उसमें बचे हुए प्रश्नों को कवर कर देंगे। अगर आप इन दोनों ही पार्टों को कवर करते हैं तो आपकी यूपी जीके आपकी कंप्लीट हो जाती है। और जो आपके यूपी पीसीएस, ठीक है, और इसके बाद दूसरा एग्जाम होता है आपका आरओ एआरओ, तीसरा एग्जाम आपका यूपी पी, चौथा आपका यूपी एसआई। इन एग्जाम में जब भी यूपी जीके का प्रश्न आएगा इन दोनों ही लेक्चर से आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताएं।